Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उत्प्रेरक की परिभाषा कि उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक का मतलब है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, दोनों काम कर सकता है। जब जरूरत पड़ेगी तो ये बढ़ा सकता है, जब जरूरत पड़ेगी तो ये घटा भी सकता है, तो उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो किसी पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये बच्चों ये परिभाषा आदि है, ये बढ़ भी जाती है और कम भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने और घटाने का काम होता है उत्प्रेरक का। अब यहाँ पे उत्प्रेरक अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डालेंगे, कोई भी पदार्थ डालेंगे जिनको हमने उत्प्रेरक कहा, तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। सबसे पहली बात, अगर उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लिया तो जो हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं वो बदल जाएगी। ये केवल गति को प्रभावित करते हैं, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, बस गति को प्रभावित करते हैं। या तो गति को ज़्यादा कर देंगे, या फिर कम कर देंगे, दो ही चीज़ ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के निशान के ऊपर लिखा है MnO2 लिखा है, तो जब भी उत्प्रेरक को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं तो वो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। मैंने पहले समझा रखा है कि तीर के निशान के जो बाईं तरफ है उधर तो हम लिखते हैं अभिकारक और दाईं तरफ लिखते हैं उत्पाद, और एक से ज़्यादा उत्पाद होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और जो भी स्थिति होती है और उत्प्रेरक होते हैं उनको हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो तीर के निशान के ऊपर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस उत्प्रेरक का हमने इस अभिक्रिया में प्रयोग किया है, इसकी गति को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए। जैसे मान लो एक जो बहुत प्रचलित उदाहरण है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में जब हम बदलते हैं, जो हम घी खाते हैं वो किससे बनता है, वनस्पति तेल से बनता है, उसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब उसमें हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तो वह वनस्पति घी में बदल जाता है। वो किसकी उपस्थिति में होता है, निकिल की उपस्थिति में। Ni जो है निकिल धातु की उपस्थिति में होता है। तो निकिल यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा, उत्प्रेरक की तरह। उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करता है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बस इसकी गति को ये प्रभावित करता है या फिर बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक का क्या मतलब समझ में आया, कि ऐसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे उत्प्रेरक के प्रकारों को देखेंगे तो सबसे पहला बिंदु है कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो अवस्था के आधार पर बात करेंगे तो इसमें पहला है समांगी उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक का यह मतलब है, मान लो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किस अवस्था में, तरल अवस्था में। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तरल अवस्था में, और हमने उत्प्रेरक भी लिया तरल अवस्था का, तो उसको हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। समझ में आता है। अगर मान लो अभिक्रिया हो रही है तरल अवस्था में और हमने उत्प्रेरक लिया कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो वो हो गया विसमांगी उत्प्रेरक। तो बच्चों यहाँ दोनों चीजें समझ में आती हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं, इनकी अवस्थाएं क्या है, समान है, या तो तीनों तरल है, या तीनों ठोस है, या तीनों गैस अवस्था में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, वैसे तो 5 होती है, पर हम विज्ञान में 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ठीक है, तो उस उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहलाता है या फिर कहते हैं। कौन सा उत्प्रेरक, मैं दोबारा बताता हूँ, तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है, अभिकारक की, उत्पाद की और उत्प्रेरक की, तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है। उदाहरण देखो कि मान लो यहाँ पे मेथिल एसीटेट है, इसकी क्रिया कराई जल से, वाटर से,
अब दोनों क्या है, तरल अवस्था में, दोनों क्या है, तरल अवस्था में है। तो दोनों तरल अवस्था में है। अब इनसे जो उत्पाद बना ये भी तरल अवस्था में है। जो AQ है इसका मतलब होता है एक्वास, AQ का मतलब होता है एक्वास, जो तरल अवस्था होती है। तो इसमें जो उत्प्रेरक का प्रयोग हुआ वो भी किस अवस्था में हुआ, HCl का प्रयोग जो हुआ वो भी तरल अवस्था में हुआ। तो ये किसका उदाहरण हो गया बच्चों, ये हो गया समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण। दूसरा उदाहरण देख लो, यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन, तो बन क्या रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ये तीनों क्या है, गैस अवस्था में है। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक NO यूज किया, NO का जो प्रयोग किया ये भी किस में, गैस अवस्था में। तो NO किसका उदाहरण हो गया, कौन से उत्प्रेरक का, समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया। ये कौन सा उत्प्रेरक हो गया, समांगी उत्प्रेरक। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आते हैं विसमांगी उत्प्रेरक के उदाहरण में, कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक जो है उनकी जो भौतिक अवस्थाएं वो भिन्न भिन्न है, तो उन्हें क्या कहेंगे, विसमांगी उत्प्रेरक। उदाहरण देख लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराई, दोनों किस अवस्था में, गैस अवस्था में, और हमें वहाँ से प्राप्त किया हुआ अमोनिया, ये भी गैस अवस्था में। पर इसमें जो उत्प्रेरक हम यूज करते हैं वो करते हैं Fe। Fe क्या होता है, आयरन। आयरन को क्या बोलते हैं हम, लोहा। लोहा। और लोहा किस अवस्था में होता है, S का मतलब सॉलिड, मतलब ठोस अवस्था में। इसको क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो अभिकारक है वे गैस अवस्था में है, और जबकि आयरन जो है वो ठोस अवस्था में, इसलिए इसको किसका उदाहरण मान लेंगे, विसमांगी उत्प्रेरक का। अगला उदाहरण देख लो, वनस्पति तेल है, इसको वनस्पति घी में बदलना है। तो यहाँ पे देखो जो घी होता है वो ठोस होता है, और जो वनस्पति तेल होता है वो तरल होता है। और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं कौन सा उत्प्रेरक, निकिल, Na जो यूज कर रहे हैं ये कौन सी अवस्था में, S का मतलब ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो ये ठोस अवस्था में है, और जो अभिकारक है वो तरल अवस्था में, इसलिए ये कौन सा उदाहरण हो गया, विसमांगी उत्प्रेरक का। तो इस तरह से हम इन दोनों को समझ सकते हैं कि समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं और विसमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। अगला देखते हैं, उत्प्रेरकों के प्रकार देखते हैं क्रिया के आधार पर। पिछला वाला हमने देखा कि जो उत्प्रेरक थे वो अवस्था के आधार पर देखे, अब हम देखेंगे किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर सबसे पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि जो धनात्मक कार्य करे। धनात्मक कार्य का क्या मतलब है कि किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखो, यहाँ पे KClO3 है, इसकी क्रिया हमने कराई, इसको गर्म किया है। ये जो ऐसा त्रिभुज वाला चिन्ह होता है जो लिखा होता है, इसका मतलब होता है गर्म करना। इसका मतलब होता है किसकी अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, उसको जला रहे हैं, किसी भी ताप उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ताप दिया और हमने उत्प्रेरक का यूज किया MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड का प्रयोग किया, तो हमें KCl और O2 मिला। O2 क्या है, ऑक्सीजन, और ये पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये मिला, तो इस गति में क्या है, जो MnO2 ने किस तरह का कार्य किया होगा, वेग को बढ़ाया होगा, इस क्रिया को जल्दी कराया होगा। तो इसलिए ये किसका उदाहरण है, धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। दूसरा देखो, SO2 और O2 की हमने क्रिया कराई, इसमें हमें SO3 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे NO ने क्या किया, इसकी गति को बढ़ाया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, धनात्मक उत्प्रेरक नाम देंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है बच्चों, इसको हम धनात्मक उत्प्रेरक नाम देंगे। तो इस तरह से क्या याद रखना है कि बस जो वेग को बढ़ाता है वो धनात्मक उत्प्रेरक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है,
कि जो गति को कम करेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसमें हमने ग्लिसरॉल डाल दिया, तो ये ग्लिसरॉल क्या करेगा कि इसकी गति को कम कर देगा, इसलिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर कम हो जाती है। अच्छा बताओ, यहाँ पे शब्द आ रहा है अपघटन, तो ये अपघटन क्रिया का उदाहरण भी हो सकता है, क्योंकि जो एक पदार्थ है दो पदार्थों में टूट गया, तो टूटने को हम बोल रहे क्या समझाया था मैंने कि अपघटन बोलते हैं या वियोजन बोलते हैं, तो ये अपघटन क्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। तो ग्लिसरॉल क्या करता है, इसके अपघटन की दर को कम करता है, इसलिए ये कौन सा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है बच्चों। अतः हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संग्रहण करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में ग्लिसरॉल मिला देते हैं। ग्लिसरॉल मिला दिया तो ये अभिक्रिया की जो दर है ये कम हो जाती है, इसलिए इसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा गया। अब यहाँ पे अगली अभिक्रिया देखो कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो फोस्जीन गैस निकलती है। फोस्जीन गैस निकलती है बच्चों, तो यहाँ पे देखो C2H5OH, ये क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल को इसमें डालते हैं ताकि इसकी जो क्रिया है, इसकी जो अभिक्रिया है वो कम हो सके, इसलिए ये भी किसका उदाहरण है, एल्कोहल किसका उदाहरण है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो इस तरह से C2H5OH जो एल्कोहल है वो भी क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर रहा है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। पीछे जो आवाज़ें आ रही थी चिड़िया विड़िया बोलने की वो बंद हो गई होगी, मैंने गेट बंद कर दिया है। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे अगला तरह का उत्प्रेरक है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें कोई उत्पाद बना, वो उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह अगर कार्य करने लग जाए तो उसे बोलेंगे स्वतः उत्प्रेरक। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया लेते हैं कि एथिल एसीटेट की हमने वाटर से रिएक्शन कराई पानी से, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण होता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल जो इसमें बनता है ये एक स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, स्वतः उत्प्रेरक। हमने 3 तरह के उत्प्रेरक देखे अभी तक, धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक स्वतः। धनात्मक तो क्या करता था, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, ऋणात्मक कम करता है, और स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है कि जो उत्पाद बनता है रासायनिक अभिक्रिया का वो ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो वो उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। कौन सा उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया में उत्पाद बना वही उत्प्रेरक। ठीक है, यहाँ प्रारंभ में अभिक्रिया मंद गति से होती है, परंतु उत्पाद एसिटिक अम्ल कुछ मात्रा में बनने के बाद अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जब ये अभिक्रिया हो रही थी तो इस अभिक्रिया में देखो कि एसिटिक अम्ल बन रहा है, तो जब भी कभी अभिक्रिया होगी तो एसिटिक अम्ल जो बनेगा वो स्टार्टिंग में थोड़ा कम बनेगा, जब रिएक्शन होगी तो स्टार्टिंग में कम बनेगा, तो ये जब बनने लगा, ये बनना शुरू हुआ तो इस जो ये अभिक्रिया है इसका वेग बढ़ जाता है, और इसका वेग बढ़ जाता है मतलब जो एसिटिक अम्ल है इसने किसकी तरह कार्य किया, स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य किया। तो अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो स्वतः उत्प्रेरक के लिए ये उदाहरण ध्यान रखना। अगले तरह के उत्प्रेरक हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक के नाम से समझ में आ रहा है कि जो जैविक काम करते हैं। जैविक काम कौन करते हैं, जैविक काम कौन करते हैं, ऐसे उत्प्रेरक जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है जो एंजाइमों द्वारा की जाती है। जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में वो क्या है, एक जैविक उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम आते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती है ये साधारणतः एंजाइम होते हैं, जैसे हमारे शरीर में एंजाइम हो गए बहुत सारे। यहाँ पे देखो हम बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं कि जब हम खाना खाते हैं
तो हमारी लार में कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे टाइलिन एंजाइम हो गया जो हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था, टाइलिन एंजाइम हो गया जिसको हम एमाइलेज भी कहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे पेट में जो होता है। तो ये सब क्या है, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है। यहाँ पे हम कुछ क्रिया लेते हैं, अभिक्रिया देखते हैं कि ये यूरिया है, इसमें जल से अभिक्रिया करी तो यूरिएज नामक एक उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक, जो इसको अमोनिया NH3 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। दूसरी अभिक्रिया माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, और ये अभिक्रिया जो है ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए इसको जैव उत्प्रेरक नाम दिया। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो ऐसा उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उसकी गति को बढ़ाने में काम आता है, वो जैव उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के उत्प्रेरक हमने देखे। अब उसके बाद बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, मतलब उत्प्रेरक की क्रिया को भी कुछ पदार्थ प्रभावित करते हैं, उनको हम समझेंगे। इसमें पहला है उत्प्रेरक वर्धक। इसमें पहला है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक के नाम से भी समझ में आ रहा है कि जो भी उत्प्रेरक होगा उसकी गति को ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। ये क्या करते हैं, ओनली उत्प्रेरक जो होता है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि N2 और H2 ने क्रिया करी, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने क्रिया करी तो अमोनिया बना। अब अमोनिया जो बनता है यहाँ पे उत्प्रेरक होता है Fe, आयरन जो है ये उत्प्रेरक का काम करता है। पर अगर इसमें मोलिब्डेनम डाल दूँ, मैं एमओ डाल दूँ इस अभिक्रिया में, तो ये इस उत्प्रेरक की जो गति है उसको और बढ़ा देगा, इसके काम करने के जो तरीका है उसको और बढ़ा देगा ताकि ये और जल्दी अभिक्रिया करा सके। तो यहाँ पे जो MO है इसने किसकी तरह काम किया, उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम किया। मतलब समझ में आ गया सब कि उत्प्रेरक की गति को भी बढ़ाने वाले को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरक आयरन था, Fe, आयरन जो लोहा होता है वो था उत्प्रेरक, और यहाँ पे हमने MO डाल दिया, मोलिब्डेनम डाल दिया, तो इसने इसकी गति को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो MO क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक। उसी तरह उत्प्रेरक विष होते हैं। ये क्या करेंगे, विष के नाम से समझ में आ रहा है। विष को क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, जहर। तो जहर क्या करता है, किसी भी क्रिया को कम करता है। उसी तरह वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर इस अभिक्रिया में देखो पहले हमने MO मिलाया था तो उत्प्रेरक में वृद्धि हुई थी। अगर मैं इसमें CO डाल देता हूँ, इस अभिक्रिया में मैं अगर CO डाल देता हूँ तो क्या करेगा, इसकी क्रियाशीलता में कमी कर देगा। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो आयरन उत्प्रेरक की क्रिया में कमी आ जाती है। जो आयरन है, जो लोहा है, इसके उत्प्रेरक की क्रिया में कमी आ जाती है। तो ये किस तरह का उदाहरण है, उत्प्रेरक विष का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो उत्प्रेरक वर्धक भी होते हैं और उत्प्रेरक विष भी होते हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेरक के गुणों की, कि उत्प्रेरक के क्या क्या गुण होते हैं। तो उत्प्रेरक के गुण, मैंने आपको बहुत सारे गुण बताए हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, उसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, खुद उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये भी इसका एक गुण हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ही हम इसमें देखेंगे। पहला बिंदु है, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, उसके स्वयं के रासायनिक संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उत्प्रेरक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बस वो उसका काम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ाना या कम करना। दूसरा बिंदु है, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। किसी भी अभिक्रिया में इनको हम सूक्ष्म मात्रा में ही डालते हैं।
तीसरा बिंदु है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरित नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि एक ही उत्प्रेरक को हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग नहीं कर सकते, सबका अलग एक निश्चित उत्प्रेरक होता है। चौथा बिंदु है उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। केवल उसका काम क्या है? वेग को बढ़ाना। पांचवा बिंदु उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या थी? हमने ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है। मैंने समझाया था कि मान लो ए और बी ने क्रिया करी और सी बन गया, तो सी वापस ए और बी बना देगा। तो ये दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है, जिसको हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा था। अब ऐसी अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक को हम प्रयोग करेंगे तो ये तो अग्र अभिक्रिया हो गई और ये पश्च अभिक्रिया हो गई। तो दोनों अभिक्रियाओं में जो वेग है उसको समान रूप से प्रभावित करेगा उत्प्रेरक। तो ये पांचवा बिंदु हो गया। छठा बिंदु है उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो एक निश्चित ताप पर ही ये अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना। तो सबसे मेन बिंदु ये ध्यान रखना है कि केवल वेग के लिए काम करता है, अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा करता है, उसके अलावा जो भी और बातें वो सारी गलत हो जाएगी। तो इस तरह से ये 6 बिंदु उत्प्रेरक के गुण हैं। तो ये बच्चों उत्प्रेरक था, इसमें हमने उत्प्रेरक पढ़ा और उत्प्रेरक के क्या देखे? इनके प्रकार देखे, प्रकार के बाद इनके गुण देखे, ठीक है, और उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष देखे।